आज हम RS प्री के साइंस के सिलेबस को देखते हैं। अगर हम साइंस और टेक्नोलॉजी के सिलेबस को देखें और उसमें से टेक्नोलॉजी को छोड़ दें तो साइंस का सिलेबस शुरू होता है फूड एंड न्यूट्रिशन के टॉपिक से। इस साइंस के सिलेबस को हम अगर चैप्टर वाइज डिवाइड करें तो लगभग इसमें 8 चैप्टरों में हम डिवाइड कर सकते हैं और यहीं से हम एक एक चैप्टर को एक एक वीडियो में समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहला अगर हम टॉपिक देखें तो फूड एंड न्यूट्रिशन है, उसके बाद ब्लड ग्रुप एंड RH फैक्टर है, फिर हेल्थ एंड डिजीज़ में 3 तरीके की डिजीज़ मेंशन कर रखी है, इन्फेक्शियस डिजीज़, नॉन इन्फेक्शियस डिजीज़ और जूनोटिक डिजीज़। डिजीज़ के सेक्शन को अगर हम देखें तो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन डिजीज़ से ही पूछे गए हैं अधिकतर प्रीवियस प्री के एग्जामों में पहले। और नेक्स्ट चैप्टर है बायोटेक एंड जेनेटिक इंजीनियरिंग। ये थोड़ा नया टॉपिक है लेकिन इसको हम बहुत ईजीली समझेंगे, एक स्टोरी लाइन डेवलप करेंगे कि किस तरीके से जेनेटिक इंजीनियरिंग में स्टेप वाइज स्टेप कैसे आगे बढ़ते हैं। इन्वायरमेंट, इकोलॉजिकल चेंज एंड देयर इम्पैक्ट, ये हम ज्योग्राफी वगैरह में पढ़ते हैं और काफ़ी फेमिलियर टॉपिक होता है सभी स्टूडेंट्स का। बायोडाइवर्सिटी, कंजर्वेशन एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ये भी इकोलॉजी का ही पोर्शन है। फिर एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, फॉरेस्ट्री, एनिमल हस्बेंड्री, स्पेशल रेस्पेक्ट टू राजस्थान। एंड लास्ट टॉपिक अगर हम अलग से डिवाइड करें तो डेवलपमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी विद रेस्पेक्ट टू राजस्थान स्पेशली। आज हम इन 8 टॉपिक्स में से सबसे पहला टॉपिक लेते हैं फूड एंड न्यूट्रिशन। देखो, अगर फूड एंड न्यूट्रिशन की बात करें तो फूड को हम सिंपली हम सब जानते हैं कि खाना क्या है। सब लोग सुबह शाम तीनों टाइम लंच कर रहे हैं, कुछ निशाचर 5-5 टाइम भी कर रहे हैं और कुछ इसलिए एक टाइम खाना खा रहे हैं कि उनको नींद नहीं आएगी। ठीक है, अब उस खाने का क्या क्या हिस्सा है उस पर हम अगर फोकस करें तो खाने का सबसे मेन जो 3 कंपोनेंट हैं, वो खाने के 3 कंपोनेंट हैं, फैट, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट। मेजरली हमारे खाने में ये 3 ही कंपोनेंट मिलते हैं। इनको मेजर कंपोनेंट या फिर मैक्रो कंपोनेंट बोल सकते हैं। हम कुछ भी खाएं, हमारे खाने का अधिकतर हिस्सा फैट, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट से मिलकर ही बना हुआ होगा 101%। कुछ स्मॉल अमाउंट में, बहुत कम अमाउंट में उस खाने के अंदर वाइटामिन्स एंड मिनरल्स भी प्रेजेंट होंगे। ये कम अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं, इसीलिए हम इनको माइनर पोर्शन या फिर माइक्रो कंपोनेंट बोल देते हैं। इस टॉपिक का नाम ही फूड एंड न्यूट्रिशन है। फूड के हमने इससे समझ लिए, न्यूट्रिशन समझते हैं। न्यूट्रिशन कुछ नहीं है, इस फूड को हम हमारी बॉडी के लिए कैसे यूज़ कर रहे हैं, फूड हमारी बॉडी में किस प्रकार फिजियोलॉजिकली प्रोसेस हो रहा है, केमिकली प्रोसेस हो रहा है और हमारी ग्रोथ में, हमारी मेंटेनेंस में, हमारे रिप्रोडक्शन में ये फूड किस तरीके से यूज़ हो रहा है, इसी को हम क्या बोलते हैं, न्यूट्रिशन। तो न्यूट्रिशन क्या है? बायोकेमिकल एंड फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है। बायोकेमिकल्स मीन्स हमारे शरीर के जो केमिकल हैं वो इस फूड को डाइजेस्ट करने में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, इसलिए इसको बायोकेमिकल एंड फिजियोलॉजिकल। फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है। प्रोसेस किस चीज़ के लिए है? टू यूज़ फूड। यूज़ कहाँ करना है? फॉर ग्रोथ, मेंटेनेंस ऑफ बॉडी एंड रिप्रोडक्शन। ये सभी वाइटल एक्टिविटीज़ हैं, इनके लिए इस फूड को यूज़ करने की जो प्रोसेस है उसको हम न्यूट्रिशन बोलते हैं। अब हम इस फूड के 5 जो कंपोनेंट है, मेजर कंपोनेंट फैट, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन और मिनरल्स, इन 5 कंपोनेंट को 1 बाय 1 पढ़ेंगे। मेजरली इन 3 कंपोनेंट को हम एक साथ पढ़ेंगे और विटामिन और मिनरल को अलग अलग पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट को समझते हैं कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट हमारी बॉडी में या हमारे फूड में जो मेजर कंपोनेंट है वो बॉडी में किस तरीके से काम आता है, इनके क्या क्या फीचर्स हैं, क्या क्या इनके करैक्टर्स हैं। देखो, मैंने इसके लिए एक टेबल तैयार कर लिया जिसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट आपको एक तरफ दिख रहे हैं
और एक तरफ आपको इनके करैक्टर दिख रहे हैं। तो डिफरेंट करैक्टर्स को तीनों के लिए पढ़ते हैं। कार्बोहाइड्रेट की जो मोनोमर यूनिट है उसको हम बोलते हैं मोनोसैकेराइड, और इसी का काफ़ी फेमस एग्जाम्पल है ग्लूकोज। ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6। ठीक है। इसी तरह प्रोटीन की जो मोनोमर यूनिट है, यानी ऐसी संरचनाएं जिनसे मिलकर प्रोटीन बनता है, वो संरचना है अमीनो अम्ल या अमीनो एसिड। फैट जिन चीज़ से मिलकर बना होता है, फैट मिलकर बनता है फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल से। आरएस में तो कभी नहीं पूछा गया, लेकिन कई साइंस के एग्जाम में पूछ लिया है कि ग्लिसरॉल में कितने कार्बन होते हैं। तो एक ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल में 3 कार्बन होते हैं। पिछली बार जो 2023 में प्री एग्जाम हुई थी, उसमें प्रोटीन के बारे में 2-3 स्टेटमेंट दिए गए थे और ये पूछा गया था कि प्रोटीन के बारे में कौन सा स्टेटमेंट गलत है। ठीक है, पिछली बार प्रोटीन पूछ लिया, इस बार कार्बोहाइड्रेट फैट पूछ सकता है, या कोई विटामिन या मिनरल में से भी कोई क्वेश्चन आ सकता है। वे कौन से एंजाइम हैं जो कि कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन के डाइजेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल है? तो कार्बोहाइड्रेट की डाइजेशन करते हैं अमाइलेज एंजाइम। अब इसमें बहुत सारे टाइप हो सकते हैं, कई अलग अलग एग्जाम्पल हो सकते हैं, लेकिन हम जनरल प्रोस्पेक्टिव में पढ़ रहे हैं। प्रोटीन के लिए जो डाइजेस्टिव एंजाइम है उनको बोलते हैं प्रोटीएज, और जो फैट के लिए है उनको बोलते हैं लाइपेज। कार्बोहाइड्रेट के लिए जो निकनेम है वो है कार्बोहाइड्रेट प्राइमरी एनर्जी सोर्स है, यानी प्राथमिक ऊर्जा का स्रोत है। हमारी बॉडी को जब एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी तो वो सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट का पाचन करेगी। इसी तरह प्रोटीन को हम बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ टिश्यू बोलते हैं। जिस तरीके से ईंट पत्थर वगैरह से दीवार बनती है, उसी तरह प्रोटीन की संरचनाओं से हमारी सेल बनती है, और सेल कंप्लीटली टिश्यू फिर ऑर्गन सिस्टम में डेवलप होकर बॉडी में डेवलप होती है। तो ये हमारे शरीर की ईंट की तरह है, बिल्डिंग ब्लॉक है। प्रोटीन की संरचनाओं से ही कोशिका और पूरी कंप्लीट बॉडी बनी हुई होती है। इस बार जो स्टेटमेंट आया था 2023 के प्री में, उसमें बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ टिश्यू नहीं देखा, बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ बॉडी दे रखा था। दोनों एक ही बात है, बॉडी टिश्यू से ही तो मिलकर बनेगी। इसी तरह फैट का निकनेम कह लो या उसका एक फंक्शन कह लो कि वो बॉडी में इंसुलेटर की तरह काम करता है, बॉडी की हीट को बाहर नहीं जाने देता और सर्दी में बॉडी को बचा के रखता है। और फैट भी एक एनर्जी सोर्स है, लेकिन वो कार्बोहाइड्रेट के बाद यूज होगा। सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट यूज होगा एनर्जी के लिए, फिर फैट यूज होगा, और अगर कोई लंबे समय तक भूख हड़ताल जैसी कंडीशन में रहेगा तो उसके बॉडी से प्रोटीन का कंजप्शन शुरू हो जाएगा, प्रोटीन का डाइजेशन शुरू हो जाएगा, और बॉडी एनर्जी के लिए प्रोटीन को यूज करना शुरू कर देगी। वे फूड सोर्स कौन कौन से हैं जिनमें कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन मिलता है? ऐसे फूड सोर्स के लिए सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट की देखें तो कार्बोहाइड्रेट जो सिंपल जो हम खाना खाते हैं उसमें अधिकतर कार्बोहाइड्रेट ही होता है, जैसे राइस, व्हीट या ब्रेड बोल दूं, सीरियल्स, जो भी फसलें होती हैं, जो भी हम सामान्य रूप से खाते हैं, बाजरा, मक्का वगैरह, इनमें सब में अधिकतर कार्बोहाइड्रेट काफ़ी मात्रा में होता है। प्रोटीन सबसे ज़्यादा दालों में होता है, लेंटिल्स, फिश में होता है प्रोटीन, एग वाइट में प्रोटीन होता है, जो सीड्स होते हैं उनमें प्रोटीन होता है, ओट में प्रोटीन होता है। और फैट के लिए, फैट के एग्जांपल हैं घी, ऑयल, ऑयली सीड्स, और मीट में भी प्रोटीन और फैट दोनों होता है। यहाँ एक स्पेशल मेंशन कर लीजिए आप लोग कि जो मिल्क है उसको हम कंप्लीट डाइट की तरह यूज़ करते हैं, या मिल्क कंप्लीट डाइट होता है, उसमें तीनों चीज़ होती हैं। कंप्लीट डाइट का मतलब कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन प्लस फैट, तीनों चीज़ मिल्क में होती हैं।
कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन होता है, या पाचन कार्बोहाइड्रेट का स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है और माउथ में होता है। माउथ में सलाइवरी अल्फा अमाइलेज नाम का एक एंजाइम होता है जो मुंह से ही कार्बोहाइड्रेट का पाचन शुरू कर देता है, और इसका एब्जॉर्प्शन होता है या इसका अवशोषण जो होता है वो होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, छोटी आंत में इसका अवशोषण होता है। इसी तरीके से प्रोटीन का डाइजेशन शुरू होता है स्टोमक में, आमाशय में और स्मॉल इंटेस्टाइन में, और इसका एब्जॉर्प्शन होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, छोटी आंत में। फैट का डाइजेशन होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में और एब्जॉर्प्शन भी स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है, लेकिन इसमें बाइल की सहायता से होता है। बाइल हेल्प्स इन एब्जॉर्प्शन। जो लीवर से जो बाइल रस निकलता है वो फैट के एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है। इनका एनर्जी में यूज आने का सीक्वेंस कौन सा होता है? तो एनर्जी में ये यूज आने का सीक्वेंस है कि सबसे पहले यूज आता है कार्बोहाइड्रेट, फर्स्ट यूज फॉर एनर्जी। सेकंड नंबर पर यूज आता है फैट, एंड थर्ड एंड एट लास्ट यूज आता है प्रोटीन। पिछली बार के ये स्टेटमेंट इतना इम्पोर्टेंट नहीं था, लेकिन पिछली बार 2023 के RS प्री में पूछा गया कि बॉडी वेट में प्रोटीन का कंजप्शन कितना है, और जो रॉन्ग स्टेटमेंट था वो यही था कि उसने बॉडी वेट का में प्रोटीन की हिस्सेदारी 30% दे रखी थी, जबकि बॉडी वेट में प्रोटीन की हिस्सेदारी होती है नियरली 16 to 70% और 15 to 60% के आसपास होती है फैट की, और लेस देन 1%, 1% से भी कम बॉडी वेट कार्बोहाइड्रेट का बनना होता है। बॉडी वेट में यहाँ स्पेशली मेंशन कर देता हूँ कि ह्यूमन बॉडी वेट का 62% तो केवल वाटर होता है। तो ये एक टेबल, हम इसको जूम इन करूँ तो ये एक टेबल तैयार हो जाती है जिसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट। इस टेबल से बाहर क्वेश्चन जाने की पॉसिबिलिटीज़ बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप इस टेबल को याद कर लोगे तो 101% आपका कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट का क्वेश्चन गलत नहीं होगा। हमने फूड में 5 चीज़ें पढ़ी थी, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन एंड मिनरल। 3 चीज़ें कंप्लीट कर चुके हैं। नेक्स्ट टॉपिक है विटामिन। विटामिन को देखें तो विटामिन उतनी मात्रा में रिक्वायरमेंट नहीं होती है जितनी मात्रा में हमें रिक्वायरमेंट होती है प्रोटीन और फैट की या कार्बोहाइड्रेट की। विटामिन के लिए भी मैंने एक ऐसी टेबल तैयार की है। यहाँ मैंने विटामिन के नाम लिखे हैं ABCDEK। विटामिन बी एक कॉम्प्लेक्स विटामिन है, इसमें कई प्रकार के विटामिन बी आते हैं, उसमें से एक का हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं B1। बाकी जो कॉम्प्लेक्स विटामिन है बी, उसकी अलग अलग टाइप को हम नेक्स्ट टेबल में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले लेते हैं इन सभी विटामिन्स के केमिकल नाम, या ऐसा इसको पढ़ रहे हैं हम वर्टिकली। आप इसको हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली दोनों डायरेक्शन में याद करना पड़ेगा। हम एक बार वर्टिकली पढ़ते हैं कि विटामिन ए का केमिकल नाम क्या है। विटामिन ए का केमिकल नाम है रेटिनोल। विटामिन बी में भी स्पेशली B1 का केमिकल नाम है थायामीन। सी का केमिकल नाम है एस्कॉर्बिक एसिड। डी का केमिकल नाम है कैल्सीफेरोल। ई का नाम है टोकोफेरोल और विटामिन के का नाम है फाइलोक्विनोन। इसमें समझाने जैसी कोई चीज़ नहीं है, ये नाम आपको याद करने ही पड़ेंगे। एक चीज़ है सॉल्युबिलिटी, इसमें एक ट्रिक की तरह यूज़ कर सकते हैं। पहले अपन समझते हैं कि विटामिन किस में सॉल्युबल है, वाटर सॉल्युबल है, फैट सॉल्युबल है। तो सिर्फ 2 ही विटामिन वाटर सॉल्युबल हैं, वो है विटामिन बी कॉम्प्लेक्स और विटामिन सी। बाकी सारे विटामिन फैट सॉल्युबल हैं।
इसकी ट्रिक आप इस तरीके से बना सकते हो कि मैं बाकी बी और सी के अलावा बाकी विटामिन को लिखूं तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ KEDA। तो ये क्या हो गया, कीड़ा। अब कीड़ा पानी में तो सॉल्युबल होता नहीं है, तो ये किस में सॉल्युबल होगा, फैट में। तो ऐसे याद कर सकते हो कि KEDA पानी में सॉल्युबल नहीं होते हैं, वाटर इनसॉल्युबल विटामिन है KEDA। कीड़ा वाटर इनसॉल्युबल होता है, और कुछ ऐसा है नहीं इसको समझाने लायक। जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है वो विटामिन्स की डेफिशिएंसी डिजीज़ पर और केमिकल नाम पर पूछा जाता है। केमिकल नाम मैंने यहाँ आपको बता ही दिया है, और डेफिशिएंसी डिजीज़ और लिख लेते हैं यहाँ पर। जो विटामिन ए की जो डेफिशिएंसी डिजीज़ है वो है नाइट ब्लाइंडनेस, जिसको हिंदी में रतौंधी बोलते हैं। रात के हल्के अंधेरे में दिखना बंद हो जाता है, इसी को नाइट ब्लाइंडनेस बोलते हैं। विटामिन B1 से जो डिजीज़ होती है उसको बेरी बेरी डिजीज़ बोलते हैं। ये एक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है। विटामिन C से स्कर्वी डिजीज़ होती है। स्कर्वी डिजीज़ में जो मसूड़े हैं उनसे खून आने लगता है, इसको स्कर्वी डिजीज़ बोलते हैं। विटामिन D की कमी से रिकेट्स रोग हो जाता है, इसमें हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती हैं विटामिन D की कमी से। विटामिन E की कमी से जो रोग होता है उसको एनीमिया बोलते हैं, और वो एनीमिया भी एक स्पेशल टाइप का एनीमिया होता है, उसको बोलते हैं हीमोलाइटिक एनीमिया। हीमोलाइटिक एनीमिया का मतलब है कि RBC, हीमो मतलब RBC और लाइटिक यानी टूटना, कि RBC ब्रेक डाउन हो जाती हैं तो ब्लड की कमी हो जाती है। और विटामिन E की कमी से ही हीमोलाइटिक एनीमिया की तरह एक और डिजीज़ होती है जिसको बोलते हैं अटैक्सिया। अटैक्सिया के बारे में कोई आपसे खास पूछेगा नहीं, लेकिन फिर भी आप याद रख लो कि ये न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है। इसी तरह विटामिन K की कमी से क्लोटिंग नहीं होती है, नो क्लोटिंग। क्लोटिंग नहीं होने से क्या होगा, रक्त का थक्का नहीं जमना, क्लोटिंग नहीं होना। तो अगर कोई चोट लग गई तो एक्सेसिव ब्लीडिंग होगी, बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होगी चोट लगने पर, एक्सेसिव ब्लीडिंग इन इंजरी या वुंड, जो भी आप कहना चाहो, कि एक बार इंजरी हो गई तो बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होगी, इतना आसानी से, जितना आसानी से सामान्य आदमी के शरीर में रक्त का थक्का जम जाता है, हल्का कट लगने पर कुछ थोड़ा सा ब्लड आता है और ब्लड रुक जाता है। अगर विटामिन K की कमी होगी तो ब्लड आता ही रहेगा, वो सामान्यतः रुकेगा नहीं। विटामिन A का जो सोर्स है, खाने पीने के जो सोर्स है, उसमें मेनली हम कैरेट को रख सकते हैं। विटामिन B कॉम्प्लेक्स में पूरा पढ़ाऊँगा आपको। विटामिन C का जो सोर्स है वो सिट्रस फ्रूट है। सिट्रस फ्रूट यानी खट्टे फल, इसमें नींबू, मौसमी, इस तरीके के, किन्नू, इस तरीके के खट्टे फल आते हैं। विटामिन D ये स्किन में खुद भी सेल्फ सिंथेसाइज होता है, स्किन में। सिंथेसाइज इन बॉडी एट प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। तो सनलाइट में विटामिन D नहीं होता, सनलाइट की प्रेजेंस में बॉडी सिंथेसाइज करती है। कई बार हमें कहते हैं कि धूप में विटामिन D ले रहा हूँ, धूप में विटामिन D है नहीं। धूप में विटामिन D अपनी बॉडी के अंदर सिंथेसाइज होता है, और डेयरी प्रोडक्ट्स में भी विटामिन D होता है। विटामिन A नट्स और सीड्स में होता है। जो सीड्स फ्रूट होते हैं, जो एडिबल सीड्स होते हैं, उनमें विटामिन A होता है। और विटामिन K होता है ग्रीन लीव्स में। ग्रीन लीव्स जैसे पालक की हो गई, मेथी हो गई, बथुआ हो गया, इस तरीके की जो ग्रीन लीव्स जो एडिबल होती हैं उनमें विटामिन K होता है। इस सब में एक विटामिन है विटामिन B, जिसके बहुत सारे सब टाइप हैं, इसलिए हम उसको कॉम्प्लेक्स विटामिन बोलते हैं। इसलिए हम विटामिन B को अलग से एक नई टेबल में पढ़ते हैं, और वो विटामिन B हम यहाँ पढ़ेंगे। यहाँ हम उसके केमिकल नेम लिखेंगे, और यहाँ लिखेंगे डेफिशिएंसी डिजीज।
विटामिन B1 का केमिकल नेम जो मैंने अभी आपको लिखाया था, थायामीन। विटामिन B2 का केमिकल नेम राइबोफ्लेविन। ये केमिकल नेम आपको याद ही करने पड़ेंगे, इनका कोई अल्टरनेटिव नहीं है। विटामिन B3 का केमिकल नेम है नियासिन। B5 का नाम है पेंटाथायोनिक एसिड। 5 एंड पेंटा, इस तरीके से याद कर सकते हो आप। B6 का नाम है पायरिडॉक्सिन। B6 का नाम है पायरिडॉक्सिन। B7 जिसको बायोटीन बोलते हैं, बायोटीन के कैप्सूल वगैरह देखे होंगे, जिनको एयरफॉल होता है उनको बायोटीन कैप्सूल दे जाते हैं। B9 फोलेट या फोलिक एसिड, इसकी भी कैप्सूल आते हैं फोलिक एसिड के, जो एनीमिया को दूर करते हैं, जिनमें स्पेशली गर्ल्स को जिनको एनीमिया की या ब्लड की कमी होती है उनको फोलिक एसिड टैबलेट्स रिकमेंड की जाती हैं। विटामिन B12 ये साइनोकोबालामिन। ये किसी भी वेज मटेरियल में विटामिन B12 नहीं होता है, इसलिए जो वेजिटेरियन होते हैं उनमें जनरली विटामिन B12 की कमी होती है। डेफिशिएंसी डिजीज़ की बात करें तो B1 की डेफिशिएंसी डिजीज़ है बेरी। अभी मैंने ऊपर वाली टेबल में बताया था। बेरी क्या है? एक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है, नर्वस सिस्टम डिसऑर्डर। इसमें मसल्स वीक हो जाती हैं, नमनेस हो जाती है, ब्रीदिंग डिफ़िकल्टी हो जाती है, इस तरीके के सिम्टम्स आते हैं जो नर्वस सिस्टम को वीक होने से या नर्वस सिस्टम के डैमेज होने से जो इफेक्ट दिखते हैं वो बेरी में दिखते हैं। विटामिन B2 का जो डेफिशिएंसी है वो काफ़ी रेयर है। जनरली विटामिन B1, विटामिन B7, B9 या B12 की डेफिशिएंसी होती है। B2 की, B5 की या B6 की डेफिशिएंसी उतनी कॉमन नहीं है जितनी कॉमन बाकी अदर्स विटामिन B कॉम्प्लेक्स की या विटामिन C की डेफिशिएंसी है। जो वाटर सॉल्युबल विटामिन है वो जनरली डेफिशिएंट होते हैं क्योंकि वो यूरिन के साथ सॉल्युबल होकर हमारी बॉडी से बाहर आ जाते हैं, तो वो कभी भी एक्सेस अमाउंट में नहीं होंगे हमारी बॉडी में। और जनरली सामान्य रूप से भी अगर किसी का टेस्ट कराया जाए तो उसे विटामिन B कॉम्प्लेक्स की कमी उसकी बॉडी में मिल सकती है। तो रेयर है, लेकिन इसके जो डेफिशिएंसी डिजीज़ है वो है स्किन प्रॉब्लम्स और नर्वस सिस्टम प्रॉब्लम्स। अब मैं नर्वस सिस्टम को NS लिखना शुरू कर देता हूँ। नियासिन की कमी से एक रोग होता है, उसको बोलते हैं पेलेज्रा। कहीं कहीं इसको पेलेग्रा बोल रहा होगा, पेलेज्रा बोल रखा होगा, ठीक है। ये एक स्किन डिसऑर्डर है। B5 भी बहुत रेयरली डेफिशिएंट होता है और B6 भी बहुत रेयरली डेफिशिएंट होता है। B5 की कमी से फटीग, हेडेक जैसी प्रॉब्लम होती है और B6 की डेफिशिएंसी से एनीमिया यानी रक्त की कमी और स्किन प्रॉब्लम्स होती हैं। B7 की कमी से स्किन एंड हेयर लॉस। हेयर लॉस जिनको होता है उनको तो लिए तो बहुत कॉमन होगा बायोटीन के कैप्सूल वगैरह मार्केट में बहुत ज़्यादा आते हैं। B9 और B12 दोनों लगभग एक जैसा ही काम करते हैं, उसे हम बोलते हैं मेगेलोब्लास्टिक एनीमिया। एक्चुअली मेगेलोब्लास्टिक क्या होता है कि RBC के मैचुरेशन के टाइम पर RBC की जो शेप होती है उसमें कोई भी सेल ऑर्गेनेली नहीं होती, लेकिन जो प्री मैच्योर RBC होती है उसके अंदर बहुत सारी सेल ऑर्गेनेली होती हैं। इस मैचुरेशन में जो सेल ऑर्गेनेली प्री मैच्योर RBC से मैच्योर RBC में गायब होती हैं, उस कंडीशन या प्री मैच्योर RBC का ब्लड में आ जाना ही मेगेलोब्लास्टिक एनीमिया है। और उन प्री मैच्योर RBC में सारे सेल ऑर्गेनेली होते हैं, तो ज़्यादा सेल ऑर्गेनेली होने के कारण वो उतना ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट नहीं कर पाती जितना एक मैच्योर RBC ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करती है एक जगह से दूसरी जगह। अगर इस चीज़ में थोड़ा सा गौर करोगे आप तो ये देखोगे कि विटामिन B कॉम्प्लेक्स के जितने भी डेफिशिएंसी डिजीज़ हैं, अगर B9 और B12 को छोड़ दें तो मोस्ट ऑफ द डेफिशिएंसी डिजीजेस या तो स्किन से रिलेटेड है या नर्वस सिस्टम से रिलेटेड है। इस तरीके से इन दो टेबल्स में कंप्लीट विटामिन को हम
समराइज कर सकते हैं। विटामिन के बाद अब हम फूड के 4 पोर्शन कवर कर चुके हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन, और एक चौथा पोर्शन बचता है मिनरल्स। मिनरल्स बहुत वाइड रेंज ऑफ मिनरल्स हम लेते हैं हमारी डाइट में, उसमें से हम कुछ ही मिनरल्स को पढ़ेंगे जो जनरली पिछले कुछ एग्जाम्स में या अदर एग्जाम्स में पूछे गए हैं। तो उनमें से हम एक को काउंट सबसे शुरू करते हैं कैल्शियम से। कैल्शियम हमारी बोन्स और मसल्स का हिस्सा है। इतना ही पूछा जाता है। कैल्शियम के सोर्स अगर आपसे पूछे जाए तो आप दूध को बता सकते हो कैल्शियम का सबसे बड़ा सोर्स, और जनरली मिनरल्स के सोर्स पूछे भी नहीं जाते हैं किसी एग्जाम में। वो मिनरल्स किस बॉडी पार्ट में, किस ऑर्गन में, किस मैकेनिज्म का हिस्सा है, इसी तरीके की चीज़ें पूछी गई हैं। दूसरा हम देखें तो फॉस्फोरस भी हमारी बोन्स का, टीथ का। एटीपी जिसको एनर्जी मॉलिक्यूल या एनर्जी करेंसी कहा जाता है सेल की, और सेल मेम्ब्रेन का, कोशिका झिल्ली का हिस्सा है फॉस्फोरस। तीसरा पोटेशियम। पोटेशियम का काम है फ्लूइड बैलेंस करना, कि या इसी को मैं ऑस्मोटिक बैलेंस बोल दूं, कि सेल के अंदर कितना वाटर होगा, सेल के एक्सटर्नल मीडियम में कितना वाटर होगा, और इसी वाटर या फ्लूइड के बैलेंसिंग को फ्लूइड बैलेंसिंग, ऑस्मोटिक बैलेंसिंग कहते हैं, और ये रेगुलेट करता है पोटेशियम। इसी में सोडियम और क्लोरीन भी हेल्प करते हैं। पोटेशियम हार्ट बीट रेगुलेट करता है। हार्ट कितनी बार बीट करेगा ये भी पोटेशियम रेगुलेट करता है। पोटेशियम के बाद अगर हम देखें तो सोडियम का एक काम तो सेम लिख सकते हो आप, फ्लूइड बैलेंस। सोडियम जैसे ये हार्ट बीट को रेगुलेट कर रहा है, सोडियम ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करता है। इसलिए जिनको ब्लड प्रेशर हाई की प्रॉब्लम होती है उनको नमक कम खाने के लिए बोला जाता है, क्योंकि नमक में सोडियम होता है। क्लोरीन। अब क्लोरीन के जनरल फीचर जैसे ब्लड प्रेशर मेंटेन करना, फ्लूइड बैलेंस करना, ये तो है ही। इसके अलावा क्लोरीन स्टोमक में जो एसिड होता है उसका भी हिस्सा होता है क्लोरीन। स्टोमक के एसिड में क्लोरीन रिलीज होता है। मैग्नीशियम ये आप इसको इम्पोर्टेंट मार्क कर सकते हैं, क्योंकि इसका एक ही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट फंक्शन है और वो ही पूछा जाता है, और वो है मसल कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्स। जो बॉडी की मसल्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होती हैं मैग्नीशियम की वजह से। आयरन। हीमोग्लोबिन जो कि ऑक्सीजन ले जाने के लिए रेस्पॉन्सिबल है, आरबीसी में पाया जाता है। प्रेजेंट इन आरबीसी, ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टर। ये इसके हीमोग्लोबिन के फंक्शन है। और अगर हम डिस्कस करें तो जिंक को ले सकते हैं। जिंक का काम है प्रोटीन सिंथेसिस। अमीनो एसिड से प्रोटीन बनने की प्रोसेस को जिंक हेल्प करता है, जिसको ट्रांसलेशन की प्रोसेस बोलते हैं। वुंड हीलिंग। एक हम ले सकते हैं आयोडीन, जिसकी कमी से ग्वाइटर रोग होता है, थायराइड एंड डेफिशिएंसी लीड्स टू ग्वाइटर डिजीज। इसके अलावा कुछ लिखना चाहें एक दो एग्जांपल तो कोबाल्ट ले सकते हैं। मैं ऊपर बताना भूल गया कि कोबाल्ट विटामिन B12 बनाता है कोबाल्ट, और
जनरल एक एग्जांपल ले सकते हैं, मोलिबेडियम, ये हमारी BMR, बेसल मेटाबॉलिक रेट, बेसल मेटाबॉलिज्म रेट को डिसाइड करता है। मेटाबॉलिज्म हेल्प करता है मोलिबेडियम। इस तरीके से हम देखें तो आज हमने फूड एंड न्यूट्रिशन ये टॉपिक कंप्लीट पढ़ लिया है। इससे बाहर क्वेश्चन आएगा नहीं जनरली। फैट, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट ये 3 मेजर कंपोनेंट हैं। तीनों के बारे में हमने अलग से डिस्कस किया है। विटामिन और मिनरल ये माइनर कंपोनेंट है। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट के बारे में हमने इनकी मोनोमर यूनिट क्या है, एंजाइम कौन कौन से हैं जो इनको डाइजेशन में हेल्प करते हैं, इनका अदर नाम क्या हो सकता है या इनके फंक्शन क्या है, इनके फूड सोर्स क्या क्या हैं, डाइजेशन कहाँ होता है और एब्जॉर्प्शन कहाँ होता है। अगर बॉडी को एनर्जी के लिए यूज़ करना है तो सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट को, फिर फैट को और देन प्रोटीन को यूज़ करेगी। बॉडी वेट में इनका परसेंटेज क्या है, ये पिछली बार आया हुआ क्वेश्चन है प्रोटीन के लिए। उसके बाद में हमने वाइटामिन्स पढ़े। वाइटामिन में विटामिन ए, B1, C, D, E और K। इसमें से पढ़ा कि K, E, D, A ये फैट सोल्यूबल है, B और C वाटर सोल्यूबल है। इनके केमिकल नेम पढ़े, सोल्यूबिलिटी पढ़ी, डेफिशिएंसी डिजीज़ पढ़ी और इनके डिफरेंट सोर्स पढ़े। फिर विटामिन B कॉम्प्लेक्स को अलग से समझा कि विटामिन B कॉम्प्लेक्स में डिफरेंट टाइप के विटामिन होते हैं, उनके केमिकल नेम और उनकी डेफिशिएंसी डिजीज समझी। और फिर कुछ इम्पोर्टेंट मिनरल्स जिनसे क्वेश्चन पहले कभी पूछे गए उनके बारे में बहुत इन शॉर्ट में पढ़ा। इस तरीके से ये कंप्लीट टॉपिक होता है फूड एंड न्यूट्रिशन। हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे ब्लड ग्रुप एंड RH फैक्टर। थैंक यू।